आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां पर हम आज बात करने वाले हैं पहले गैस टरबाइन्स एस्टैब्लिशमेंट से आई एक बड़ी रिपोर्ट के बारे में, जहां पर जीटीआरई ने अब अपने जो एमका इंजन टाइमलाइन है उसको सामने रख दिया है और ये रोड मैप निसंदेह काफ़ी प्रॉमिसिंग दिखता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इंजन की पूरी टाइमलाइन क्या होने वाली है, जहां पर प्रोजेक्ट साइनिंग डेट से लेकर जो कोर रोल आउट है, ग्राउंड टेस्टिंग है, इसके अलावा एयरबॉर्न टेस्टिंग हो गई, एमका में इंटीग्रेशन और सर्टिफिकेशन हो गया, इन सब की टाइमलाइन क्या होने वाली है इस पर हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। देखिए, गैस टरबाइन एस्टैब्लिशमेंट के कंधे पर एक के बाद एक जो जिम्मेदारियों का बोझ है वो बढ़ता जा रहा है। ये इस समय कावेरी इंजन से लेकर एमका इंजन प्रोग्राम में इन्वॉल्व है और ये काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ और काफ़ी आत्मविश्वास को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। जीटीआरई की तरफ से सोर्सेज ने बताया कि गैस टरबाइन एस्टैब्लिशमेंट 2025 के अंत से पहले ही जो फॉरेन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है, यानी कि जो इंजन मैन्युफैक्चरर हैं, उनके साथ डील को फाइनलाइज कर लेगी, जहां पर एक ऐसा इंजन विकसित किया जाना है जो कि कम से कम 120 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम हो। और ये इंजन न सिर्फ एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बल्कि आने वाले भविष्य के जो संभावित 6 जन फाइटर्स हैं उनको पावर करने का काम करेगा। अब अगर हम मीडिया सोर्स संस्थान IDRW के सोर्सेज की बात माने तो इनकी रिपोर्ट में बताया गया है कि ये जो कोलैबोरेशन है ये एक नेक्स्ट जनरेशन एरो इंजन को लेकर है जो मौजूदा टेक्नोलॉजी से ऊपर होंगे और ये 5.5 और 6 जनरेशन फाइटर्स को पावर करेंगे। इसमें आत्मनिर्भरता को सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, जहां पर ये जो एरो इंजन विकसित किया जाएगा इसमें 90% से ज़्यादा टेक्नोलॉजी जो है, या आप टेक्नोलॉजी नहीं कह सकते बल्कि कंपोनेंट्स आप कह लीजिए ज़्यादा अच्छा होगा, वो भारत में ही विकसित किए जाएंगे और इनकी जो टेस्टिंग है वो रिकॉर्ड समय में पूरी की जानी है। अब अगर हम प्रोजेक्ट टाइमलाइन और डेवलपमेंटल फेज की बात करें तो ये जो जॉइंट डेवलपमेंट प्रोग्राम होने वाला है एडवांस इंजन का, ये बेसिकली कुछ अलग अलग चरणों से होकर गुजरेगा, या इंग्लिश में बात करें तो ये अलग अलग फेजेस से होकर गुजरेगा। पहला फेज होगा कोर रोल आउट और ग्राउंड टेस्टिंग का। इसमें जो इंजन की कोर है, जो कि सबसे क्रिटिकल कंपोनेंट होता है इंजन का, जो कि थ्रस्ट को जनरेट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये 4 वर्ष के अंतर्गत ही इसका रोल आउट कर दिया जाएगा। यानी जिस दिन डील साइन होती है उसके 4 वर्ष के अंतर्गत जो कोर रोल आउट है वो हमें देखने को मिलेगा। यानी कि अगर 2025 में ये डील फाइनलाइज हो जाती है तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि 2029 तक हमें जो कोर रोल आउट है वो देखने को मिलेगा। इसके बाद एक फुल टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेटर जो है वो विकसित किया जाएगा, जो कि एक आफ्टर बर्नर के साथ होगा और ये थ्रस्ट को इन्हांस करेगा। और इसके बाद इसके जो ग्राउंड टेस्ट है वो शुरू किए जाएंगे, जिसमें पहले मशीन्स की सहायता से और फिर एयरक्राफ्ट की सहायता से जो ग्राउंड टेस्ट है वो आयोजित किए जाएंगे। उसके बाद इसकी जो एयरबॉर्न टेस्टिंग है वो शुरू होगी। अब एयरबॉर्न टेस्टिंग को लेकर जो टाइमलाइन बताई गई है वो कोर रोल आउट से 3 वर्ष की है। यानी कि मान लीजिए 2029 में अगर कोर को रोल आउट किया जाता है और इसकी ग्राउंड टेस्टिंग शुरू करी जाती है तो ये तकरीबन 2031 तक चलने वाली है और उसके बाद 2032 में इसकी जो एयरबॉर्न टेस्टिंग है वो शुरू की जाएगी, जहां पर एक फाइन ट्यून इंजन जो है वो एक डेडिकेटेड फाइन टेस्ट बेड में इंटीग्रेट किया जाएगा और इस फेज की शुरुआत होगी। और ये जो फेज है ये 2032 में शुरू होगा, जहां पर इसके रिगरस एयरबॉर्न ट्रायल्स आयोजित किए जाएंगे, अलग अलग परफॉर्मेंस पैरामीटर देखे जाएंगे, रियल वर्ल्ड कंडीशन में टेस्ट किया जाएगा, भारत की हॉट और ह्यूमिड कंडीशन में देखा जाएगा कि इसमें कितना थ्रस्ट ड्रॉप हो रहा है या क्या क्या समस्या इंडियन कंडीशन में आती हैं। क्योंकि आप सबको पता है अभी तक जितने भी इंजन भारत को मिल रहे हैं वो इंडिया की हॉट और ह्यूमिड कंडीशन के हिसाब से नहीं है। और हम 2023 की आपकी एक रिपोर्ट को याद दिला दें, जहाँ पर जनरल इलेक्ट्रिक के F404 इंजन को लेकर रिपोर्ट सामने आई थी, जहां पर कहा गया था कि भारत की हॉट और ह्यूमिड कंडीशन की वजह से उसमें 7% तक का जो थ्रस्ट ड्रॉप है वो देखने को मिला था। यानी कि भले ही वो इंजन क्लेम करते हैं कि वो 84 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है, लेकिन इंडियन कंडीशन के हिसाब से वो 77 से लेकर 78 किलोन्यूटन तक का जो थ्रस्ट है वही जनरेट कर पाते हैं। लेकिन ये चीज़ें यहाँ पर नहीं होंगी क्योंकि फ्लैट रेट डिज़ाइन जो है वो यहाँ पर यूज़ की गई है और इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि भारत की हॉट और ह्यूमिड कंडीशन में इनके परफॉर्मेंस में किसी प्रकार का ड्रॉप हमें देखने को ना मिले। अब ये जो फेज़ है, इसके पास जो फेज़ 3 शुरू होगा उसमें एमका में इन इंजन का इंटीग्रेशन होगा और उसके बाद सर्टिफिकेशन की शुरुआत होगी। यानी कि एयरबॉर्न टेस्टिंग के बाद ये जो इंजन है वो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के किसी एक प्रोटोटाइप में फर्दर इवैल्यूएशन के लिए इंटीग्रेट किए जाएंगे और उसके बाद इंजन सर्टिफिकेशन प्रोसेस शुरू होगा और जो इनिशियल प्रोडक्शन बैचेस है इनको मंजूरी मिलेगी। माना जा रहा है कि जो इंटायर प्रोसेस है डील साइन होने से प्रोडक्शन में आने का, ये तकरीबन 7 वर्ष का समय ले सकता है।
जी हाँ, 7 वर्ष का समय पूरे के पूरे प्रोग्राम में लग सकता है और ये कुछ वही टाइमलाइन है जो जीटीआरई पहले से क्लेम करती आई है। यानी 2000 अगर 25 में डील फाइनलाइज हो जाती है सक्सेसफुली, तो 7 वर्ष में हमें विद सर्टिफिकेशन जो इंजन है वो देखने को मिल जाएगा और हमारी एक बहुत बड़ी जो समस्या है उसका निदान हो जाएगा। अब ये एक लॉन्ग टर्म विजन और अपग्रेड के साथ आएगा। ये जो 120 किलोटन थ्रस्ट का इंजन है, ये हमेशा 120 किलोटन तक ही नहीं रहेगा, बल्कि ये कोर स्केल के साथ आएगा, यानी कोर की अपग्रेडेबिलिटी के साथ आएगा, जहां पर भारत अगर चाहे तो अपग्रेड के माध्यम से कोर को इम्प्रूव कर सकता है, थ्रस्ट लेवल को बढ़ा सकता है और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंजन को ढाल सकता है। और भारत के पास स्वतंत्रता होगी कि सभी प्रकार के माइनर और मेजर अपग्रेड भारत में कर पाएगा और इसके लिए उसे किसी प्रकार की विशेष परमिशन की ज़रूरत नहीं होगी। यानी ये इंजन एक 6 जन पोटेंशियल के साथ भी आ रहा है और भारत को फिर अपने 6 जन प्लेटफॉर्म के लिए जो पावर प्लांट है वो ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंजन डिज़ाइन की बात जैसे मैंने पहले करी, इसमें बहुत सारे जो स्टैंडर्ड फीचर्स हैं उनको सामने रखा गया है जो कि 5th जनरेशन ऑपरेशंस के लिए ज़रूरी हैं। जैसे कि ये इंजन एमका को सुपर क्रूज कैपेबिलिटी प्रदान करेगा जो कि सस्टेन्ड सुपरसोनिक फ्लाइट के लिए, जो कि बिना आफ्टर बर्नर्स की होती हैं, ज़रूरी होती है और ये चीज़ें यहाँ पर हो पाएंगी। इसमें हमें इन्हेंस थ्रस्ट टू वेट रेशियो देखने को मिलेगा, स्टेल्थ फीचर्स देखने को मिलेंगे, एक इम्प्रूव फ्यूल एफिशिएंसी देखने को मिलेगी और ये सारी चीज़ें एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाती हैं, जो कि 27 टन वजनी एक मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट होने वाला है जो कि एयर सुपीरियरिटी के साथ साथ डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक में भी सक्षम होगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें फॉरेन ओईएम की कि किसके साथ डील फाइनलाइज की जानी है, तो यहाँ पर जीटीआरई ने कोई स्पष्ट टिप्पणी नहीं करी है क्योंकि ये कंपटीशन फियर्स हो गया है। पहले हम मान रहे थे कि सिर्फ जनरल इलेक्ट्रिक, सैफरान और रोल्स रॉयस के बीच में ही तगड़ा कंपटीशन चल रहा है, जहाँ पर जनरल इलेक्ट्रिक F414 INS6 जो है या ऑफर कर रहा है, या इनहैंस परफॉर्मेंस इंजन आप कह सकते हैं ऑफर कर रहा है। वहीं सैफरान की तरफ से M88-4 पर आधारित एक अपग्रेडेड इंजन ऑफर किया जा रहा है जो कि नई कोर के साथ होगा और वो 120 किलोटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होगा। तो भाई रोल्स रॉयस कंप्लीटली न्यू इंजन ऑफर कर रहा है जो कि 120 किलोटन से ज़्यादा का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होगा। लेकिन हाल ही में जापान की एंट्री हुई है जहां पर जापान ने अपना एक नया इंजन ऑफर किया है जो कि फिलहाल तो 147 किलोटन का थ्रस्ट जनरेट करता है, लेकिन इसके थ्रस्ट को 197 किलोटन तक स्केल किया जा सकता है। और इसके अलावा जो रूस है वो अपना प्रोडक्ट 177S को लेकर ऑलरेडी इस प्रोग्राम में कूद चुका है। तो अब यहाँ पर अभी स्पष्ट तो हम नहीं कह सकते कि कौन जीतेगा, लेकिन संभावनाएं सैफरान की प्रबल लग रही है क्योंकि जिस प्रकार डसाल्ट एविएशन और सैफरान की उपस्थिति भारत में होती जा रही है, भारत अपने मौजूदा इकोसिस्टम को छेड़ना नहीं चाहेगा। हालांकि ये हमारे व्यक्तिगत विचार है, हम गलत भी हो सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या सैफरान के अलावा रोल्स रॉयस भी भारत के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन दे सकता है और क्या भारत रोल्स रॉयस की तरफ जाएगा मौजूदा इकोसिस्टम को छोड़कर? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ आप ये भी बताएं कि क्या अब जनरल इलेक्ट्रिक पर भरोसा करना सही है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।